हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के विषय में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से जो फैटी एसिड होते हैं या यूँ हम कह सकते हैं जो आपके ग्लिसरॉल हो सकते हैं, वो किस प्रकार से आपस में जुड़ते हैं और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से कैसे ये अलग हो जाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपसे बताया था, अगर एक बार इसको देख लिया जाए तो जो ग्लिसराइड्स होते हैं, या इसको हम एक चीज़ और कह सकते हैं, जो ग्लिसरॉल होते हैं, ग्लिसरॉल के साथ संयुक्त होता है आपका कार्बोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, और इसके बाद हाइड्रोकार्बन जो फैटी एसिड होते हैं वो जुड़ते हैं इनके साथ, और जुड़ने के बाद निर्माण करते हैं किसका? आपके यहाँ पे देखेंगे ग्लिसराइड, और ग्लिसराइड के साथ जब ट्राइओलिन या कोई फैटी एसिड जुड़ता है तब वहाँ पे वसा या तेल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो ये वसा और तेल जो कि हमारे जंतु और वनस्पतियों में पाए जाते हैं, ये पुनः अलग कैसे होते हैं, ये पुनः कैसे जुड़ते हैं। अलग होना, जुड़ना, ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो केमिकली ढंग से होती हैं या केमिकली क्रियाओं के माध्यम से होती हैं, उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, और यही वो प्रदर्शित भी करती हैं कि इनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं या ये किस तरह के लिपिड्स होते हैं, इनके विषय में वो जानते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर जब हम किसी तेलीय पदार्थ को खाते हैं या ऑयली चीज़ों को खाते हैं, तो ऑयल को खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर के इसी रूप में तो रह नहीं सकती है। अगर कहा जाए ऑयल के रूप में ही रह जाए, ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए क्या करना होगा? ये क्या करती है कि डाइजेस्ट होती है। जब डाइजेस्ट होती है तो ये डाइजेस्ट होने के बाद किस रूप में कन्वर्ट होती होगी। जैसे मैं आपसे बता दूं कि आपने भोजन लिया, अगर हम पहले ही प्रक्रिया में देख लें कि रासायनिक प्रक्रियाओं का जो पहला पॉइंट है, जिसको अगर हम जल अपघटन के माध्यम से देख लें, जैसे इसका पहला पॉइंट हम दे दें समझाने के तात्पर्य से भी, और इसके पहले पॉइंट के रूप से भी अगर हम देख लें तो हाइड्रोलाइसिस, आप जानते हैं जल अपघटन हमारे शरीर के अंदर या वनस्पतियों के शरीर के अंदर कैसे होंगे। इनमें जैसे हम किसी पदार्थ को खा रहे हैं, किसी ऑयल को खा रहे हैं या फैट को खा रहे हैं, कौन? आपका जो जंतु है, और कौन है? आपका वनस्पति है, वनस्पति है। ठीक है, ये दोनों अगर सेवन कर रहे हैं तो इनके अंदर ये पुनः टूटते कैसे हैं, और टूटने के बाद फिर पुनः बनते कैसे हैं, इनके विषय में ही हम अध्ययन करते हैं। बनने की प्रक्रिया आपने इससे पहले देख लिया किस प्रकार से सिंपल ग्लिसराइड्स का निर्माण होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे बॉडी हमको लेने के बाद कैसे ये अलग होते हैं हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से। मैं आपसे बता दूं कि वसा तथा तेल एस्टर वर्ग के होने के कारण इनके जल अपघटन से ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लें प्राप्त होती हैं, जिनसे इनका निर्माण होता है। मैंने आपसे बताया कि किस प्रकार से वो चीज़ें, वही चीज़ मिलती है हमें, या हमें वही चीज़ प्राप्त होती है जो शरीर को हमें किसी माध्यम से प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिन चीज़ों को खाते हैं या लेते हैं, वही चीज़ें हमारे बॉडी में उस अवस्था में जहाँ से प्रारंभ होती हैं। मैं आपसे बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जीवन में, आपको देखने को भी मिलता है कि हम जहाँ से प्रारंभ करते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को साइकिल मानते हैं कि ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है, लाइफ हो, केमिकली कंपोजिशन हो, कंपाउंड्स हों, अगर ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, अनवरत चलने वाली पदार्थ चीज़ें हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक साइक्लिक होगा अगर अनवरत चल रही हैं तो।
और जब साइकिल का रूप पकड़ लेते हैं तो एक चीज़ जान लीजिए कि हमने जहाँ से प्रारंभ किया है और जब ये पूरी अपना चक्रण कर लेती हैं तो करने के उपरांत हम वहीं पर पहुँच जाते हैं। अगर मैं आपसे बता दूं एक छोटा सा एग्जाम्पल कि व्यक्ति का जीवन जब प्रारंभ होता है किसी सीड का, तो वही आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स के साथ प्रारंभ होता है और अंत में जब वो सीड दे देते हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ें प्राप्त होती हैं या मिलती हैं और कोई दूसरा साधन नहीं। किसी भी पदार्थ का जहाँ से प्रारंभ होना और फिर वहीं पे पहुँच जाना ही ये एक साइकिल होती है और वह साइकिल कंटिन्यू चलती है। तो जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस होने की जो प्रक्रिया है ऑयल और फैट में, मैं आपसे बता दूं कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। जैसे ट्राइओलिन का निर्माण हुआ है, तो ट्राइओलिन का जो निर्माण हुआ है फैट, ट्राइओलिन यानी ऑयली अगर अनसैचुरेटेड कंडीशन के फैटी एसिड का निर्माण जिन जिन तत्वों से मिलकर के हुआ है उन्हें बाद में उसी रूप में हम देखेंगे। जैसे मैं आपसे बता दूं कि अब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं या जलाते हैं तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारी चीज़ें धीरे धीरे जिस पे वो विघटित हो सकती हैं, टूट सकती हैं, जल सकती हैं, उस तापमान पे जाते जाते वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं। आप कोई पुआल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि राख बचती है और बहुत सारी चीज़ें बचती हैं, जैसे सल्फेट भी बचता है। अन्य जो हैवी मेटल्स हैं जो कि अधिक तापमान पर ख़त्म होते हैं या वहाँ से रिमूव होते हैं, ऐसे जो सबसे लास्ट में बचता है आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब उनको, यहाँ तक कि कार्बन को भी हम रिमूव कर लेते हैं तापमान के माध्यम से। उसी प्रकार से अब जैसे वो चीज़ें जो आपने जलाया तो धीरे धीरे उड़ना प्रारंभ किया, अब वहाँ से उड़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, इन तीनों में आप देखेंगे कंपैरिजन ये पहले हट जाता है, ये बाद में हटता है, जिसे हम राख कहते हैं। अब ये चीज़ें जो अगर हमको प्राप्त हो गई, ये मिल रही लास्ट में, तो अब जब तक ये थे CHO थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हुए कि सिर्फ कार्बन रह गए। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके ट्राइओलिन बन रहे हैं, यही ट्राइओलिन क्या करेंगे कि इनके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ने की दशा आप यहाँ पे जान रहे हैं। ये आपस में फिर टूट करके अलग होते हैं और टूट करके जब अलग होंगे तब जा कर के आप देखेंगे कि ग्लिसरॉल अलग हो रहा है और सारी चीज़ें। जैसे अभी वो बातें आएंगी जो मैंने शायद 2 क्लास पहले आपको समझाई थी कि किस प्रकार से ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसी प्रकार से ग्लिसरॉल से किस प्रकार से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आपका जो है डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन का निर्माण होता है। देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, आप उस चीज़ को बेहतर होगा। हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है इस चीज़ को हम देखते हैं। हम किसी भी एक फैटी एसिड को लेते हैं, जो आपके मन में आ जाए फैटी एसिड उससे आप ले लेते हैं। जैसे कि मैं अभी ट्राईएस्टरीन ले रहा हूँ। ट्राईएस्टरीन लेने क्या मतलब है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसके सूत्रों को लिख लेते हैं। किसके? ट्राईएस्टरीन के। ट्राईएस्टरीन का सूत्र आप जानते ही हैं, ग्लिसरॉल के साथ एस्टर्स हैं और एस्टर्स के साथ आपके फैटी एसिड है। अब यहाँ पे ये निर्माण हो जाता है आपका ट्राईएस्टरीन, और यह ट्राईएस्टरीन बनता कैसे है इस चीज़ को देख। अब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने में क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और बता दें कि कोई भी पदार्थ जुड़ा कैसे है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए इनका निर्माण कैसे हुआ था, अगर यहाँ पे देख लें एक छोटा सा, तो ग्लिसरॉल था, यहाँ पे CH2OH था, CHOS था, इसके बाद CH2OH था, प्लस इसमें क्या हुआ था, इसके साथ जब एस्टर्स जुड़े थे, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा था, तो उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त आप देख रहे होंगे कि जब 3 कार्बोक्सिलिक समूह आपस में जुड़े थे तो उस दरमियान यहाँ से OH और यहाँ से H लेकर के H2O बनाया था, H2O बाहर हो गया था। जब यही H2O हम पुनः इस कंपाउंड्स को दे देते हैं
ट्राई एस्टरीन को दे देते हैं, फैट को दे देते हैं। तब जब ये फैट को हम देंगे तो यह पुनः क्या होगा कि जो ये कार्बोक्सिलिक समूह को अलग करना प्रारंभ कर देगा, ग्लिसरॉल को अलग कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे 3 H2O पुनः इनको प्राप्त हो जाता है, किसके माध्यम से प्राप्त होगा? किसके माध्यम से प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा आपका हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से, हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो निर्माण क्या होता है? CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस क्या होगा 3C17H35 COOH, यानी कि एस्टरिक एसिड हो जाएगा। एस्टरीन से क्या हो जाएगा? एस्टरिक एसिड हो जाएगा। अब एस्टरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक ये फैट था, क्या था ये फैट था। अब फैट से ये किस में कन्वर्ट हो गया? एस्टरिक एसिड में, और इसके बाद ग्लिसरॉल में। अब जैसे डाइजेशन हुआ हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेशन होने के बाद जैसे हमने किसी खाद्य पदार्थ को खाया, फैटी चीज़ों को खाया, फैटी चीज़ों को खाने के बाद हमारे बॉडी में आंत में जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। और डाइजेशन जब शुरू होता है तो यहाँ से हमारे बॉडी के अंदर जब अवशोषण प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो किसके रूप में हो रही है? एक हो रही है आपका ग्लिसरॉल और दूसरा हो क्या रहा है? एस्टरिक एसिड। ये दो चीज़ों के रूप में कन्वर्ट हो रही हैं। अब ये ग्लिसरॉल क्या करेगा? ये ग्लिसरॉल मैंने आपसे बताया था, शायद आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे, कि ये रिड्यूसिबल कंडीशन के कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए ग्लिसरॉल बन गया है, यहाँ पर भी क्या है? ग्लिसरॉल का निर्माण, यहाँ पर भी ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ। किसके टूटने से? फैट या ऑयल के टूटने के उपरांत यहाँ पे ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। अब ये ग्लिसरॉल जब हमारे बॉडी में बनेगा तो हमको एनर्जी कैसे देगा? हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे बॉडी में ये आपके ग्लिसरॉल से फैटी एसिड का निर्माण हुआ था, तो अब उसी के माध्यम से हमारे बॉडी में कैसे एनर्जी बनेगा? तो इसके एनर्जी बनने के लिए यहाँ पे मैंने इससे पहले आपको शायद पढ़ाया था, बताया भी था कि ग्लिसरॉल डिहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट के विघटित होने के उपरांत, टूटने के उपरांत ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ था। अब यही चीज़ें क्या होती हैं कि यही ग्लिसरॉल का निर्माण होगा जो एडीपी है, इसमें एडीपी में एक फास्फोरस जुड़ेगा, और जब फास्फोरस जुड़ेगा तो एटीपी देगा, और एटीपी देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल 3 फास्फेट का निर्माण हो जाएगा। और फिर यही ग्लिसरॉल 3 फास्फेट NAD से NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या देगा? यहाँ पे दे देगा आपका डाइहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट। अब यहाँ पे पहुँचने के उपरांत, यहाँ पे पहुँचने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये पायरुवेट यानी ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में वो चला जाएगा। अब ग्लाइकोलाइसिस में होता है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट का बनना, और पायरुवेट के बाद क्रेब्स साइकिल में जा कर के वो TCA साइकिल का निर्माण करना। अब ये बनता कैसे है? आपको पता होगा, आप जानते हैं कि आपके बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म में जो है ग्लाइकोलाइसिस होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ग्लिसरॉल से, जब ग्लिसरॉल से बचता है तो ग्लिसरॉल से डाइहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट में जा कर के हमको एनर्जी देना, वहाँ से एनर्जी की लाइन में चला जाना। और जब हमारे बॉडी को ग्लिसरॉल के, जब हमें एक्सेस मात्रा में खाना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं फैटी क्यों हो रहे हैं? फैटी क्यों होते हैं भाई? फैटी इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम यूज नहीं कर पाते हैं ज़्यादा मात्रा में, जितना हम फैटी चीज़ों को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने वाला व्यक्ति मोटा इसलिए होता है क्योंकि ये डाइहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लिसरॉल में। और जब ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है तो आप जान रहे हैं कि ग्लिसरॉल के साथ किस प्रकार से संयुक्त होती है? एस्टर्स, और एस्टर्स के बाद संयुक्त होता है क्या? आपका ट्राइओलिन होगा या ट्राई एस्टरीन होगा। जब ट्राई एस्टरीन होगा तो ये फैट के रूप में हमारे बॉडी के अंदर स्थिर होगा।
और स्थिर होगा जब हम उपवास की स्थिति में आते हैं। तो जब उपवास की स्थिति में आते हैं या हम व्रत में रहते हैं या हम बीमारी अवस्था में होते हैं, तो यही फैट हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से हमारे किस में होता है, टूट करके पुनः ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है और ग्लिसरॉल से पुनः जा करके वो ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है और ग्लाइकोलाइसिस में जा करके वहाँ से हमें एनर्जी देता है। और ये चीज़ें बनती कैसे है, हाइड्रोलाइसिस जो ये क्रिया होती है, ये होती है लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में ही ये संभव है। और पीएच कितना होता है इसका, पीएच होता है 7.5 से 8.5 के मध्य पहुंचता है, तब जा कर के इनका फॉर्मेशन होता है। और जब इनका फॉर्मेशन होगा तो फिर ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी देना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं, तो पहला हो गया, दूसरा कर लेते हैं आपका साबुनीकरण मान, सैपोनिफिकेशन। वैल्यू। अब यहाँ पे साबुनीकरण मान क्या होती है, साबुनीकरण मान वह प्रक्रिया है जिसमें आप तेलों तथा वसाओं को प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ उबालने पर ग्लिसरॉल के अणु वसी अम्लों के लवण तथा ग्लिसरॉल से टूट जाते हैं और टूट जाते हैं वसी अम्लों के ये धात्विक लवण साबुन कहलाते हैं। जब साबुन का निर्माण होता है तो उस दशा में क्या होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे H2O की कमी थी, हाइड्रॉक्सिल समूह जाकर के इनके साथ जुड़ा, ग्लिसरॉल का निर्माण हो गया। यहाँ पे जो सपोनिफिकेशन होगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड जाएंगे, तो ये साबुन का निर्माण करते हैं। और साबुन का निर्माण, साबुनीकरण जो आप कहलाता है, यह साबुन निर्माण की प्रक्रिया भी होती है। आप देखते होंगे तमाम प्रकार के आप जो है साबुनों का उपयोग करते हैं अपने जीवन में। आप देखते होंगे कि जब से हम अपने शरीर में लगाते हैं या हाथों में लगाते हैं तो इसमें चिपचिपापन होता है, फिसलन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो किसी न किसी फैटी एसिड के साथ इनका संयोग किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उन्हीं से बनाया जाता है और उन्हीं से बनाने के कारण इनके अंदर इतना चिकनापन होता है। आप जानते हैं, इससे पहले जब लिपिड्स शुरू हुआ था उसी समय बताया गया था कि ये चिकने और तैलीय पदार्थों से संबंधित होते हैं। तो तैलीय और इसमें तैलीय और चिकने जो है पदार्थ के कारण आप देखेंगे कि जो आपके साबुन का निर्माण भी होता है, आप देखते होंगे पानी लगाते कितने फिसलते हैं और चिकनेपन रहते हैं। तो अब छोटी सी चीज़ मैं आपसे और बता दूं इसके फॉर्मेशन में, कि आप किसी भी सोडियम हाइड्रॉक्साइड को लेकर के और किसी भी फैटी एसिड को लेकर के या लिपिड्स को लेकर के, वसा या तेल को लेकर के आप अपने घर पे भी साबुन का निर्माण कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और करने के बाद उसका उपयोग कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि घरों में आपके यहाँ अलग अलग मटेरियल मिलते हैं, जो कि साबुन के लिए जो क्रिस्टल मटेरियल होता है वो अलग होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड को लेकर के अलग से उसको मिक्सिंग करके एक पैकेट वाला नहीं, अपने घर पे एक छूटा हुआ आप देखेंगे भारी मात्रा में साबुन का निर्माण हम कर लेते हैं। हमें उसकी मात्रा को सिर्फ ज्ञात होनी चाहिए कि उसकी मात्रा सही है कि नहीं है। देखते हैं कि ये कैसे इसका निर्माण होता है और निर्माण में इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो फिर हम एक फ़ैट को ले लेते हैं। फ़ैट लेते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि एस्टरीन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका CH2 C17H35 17H35 CH2
C17H35। अब यहाँ पे क्या बात थी, चाहे पोटेशियम ले लीजिए चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, चाहे पोटेशियम चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लेते हैं तो इसमें क्या लेंगे, इसमें 3NaOH ले लेंगे। 3NaOH ले रहे हैं। यहाँ पे क्या कमी थी, यहाँ पे कमी थी हाइड्रोक्सिल समूह की। जब हाइड्रोक्सिल समूह जो जा कर के इनके साथ संयोग कर लेता है, तो जब संयोग करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 हाइड्रोक्सिल समूह जा कर के इनके साथ लग जाएगा तो निर्माण कर लेता है CH2OH, CHOH, CH2OH। क्या बन गया, ग्लिसरॉल। और साथ में क्या होता है, प्लस अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3, यहाँ 1 2 3 ये बन गया तो हो गया C17H35। और साथ में क्या हो जाता है, क्या बच रहा है, C और डबल O बच रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा COO और 3 सोडियम बच रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम एस्टिरेट, इसका नाम हो जाता है क्या, सोडियम एस्टिरेट। सोडियम एस्टिरेट इसको कहते हैं सॉल्ट। ये होती है आपका सपोनिफिकेशन वैल्यू। किसी भी आप लिपिड्स का, वसा का, जो आपको साबुन निर्माण में अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार से ये चीज़ों का निर्माण होता है। अब आप जानते हैं कि अब हमारे शरीर के अंदर, अब अगर हम इस प्रकार से देखें तो अगर वहाँ पे H2O हाइड्रोलाइसिस की सिस्टम नहीं बन पा रही, किसी क्षार या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से भी ग्लिसरॉल को हम अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो है आप अलग कर सकते हैं जब हम किसी का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हाइड्रोजनीकरण में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड कंडीशन पे पहुंच जाते हैं। अनसैचुरेटेड कैसे हैं, जैसे अगर हम किसी भी, जैसे ओलिक एसिड था तो ओलिक एसिड में क्या हुआ कि डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो डबल बॉन्ड लगने की वजह से जब उसमें हम हाइड्रोजन प्रवाहित कर देते हैं तो जैसे आपका सूत्र क्या था, आपका सूत्र यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे ना ये अनसैचुरेटेड के लिए है, अनसैचुरेटेड के लिए है। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे बस जैसे जितने कार्बन हो रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू को हम बढ़ा दें, एक हाइड्रोजन की वैल्यू को बढ़ा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे एक प्लस कर दें तो CN प्लस 2N प्लस CN यस 2N और यहाँ +1 कर दें तो ये सैचुरेटेड कंडीशन पे आ जाएगा। तो हाइड्रोजनीकरण जो होता है, हाइड्रोजनीकरण से क्या करते हैं कि हम किसी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को या लिपिड्स को सैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। उसी जैसे हमारे पास फ़ैट की वैल्यू उतनी नहीं है मार्केट में, या फ़ैट मेरे पास नहीं है, तो फ़ैट नहीं है तो फ़ैट को हमको प्राप्त करने के लिए और कौन सा दूसरा साधन मैं उपयोग करूं, तो हम हाइड्रोजनीकरण के कारण जो है, हाइड्रोजिनेशन के कारण माध्यम से हम इसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड ग्लिसराइड के, यानी कि सैचुरेटेड ग्लिसराइड के रूप में हम बदल देते हैं। जब बदल देते हैं तब उनका निर्माण हो जाता है। इसी के साथ साथ आपका जो रेंसिडिटी होती है, तेल वसा को अंधेरे कमरे में अगर रख दिया जाए तो आप देखते हैं कुछ दिनों बाद उसमें से गंध आने लगती है। गंध आने का कारण क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी होती है, यानी कि जल के माध्यम से जब वो जुड़ते हैं तो ग्लिसरॉल और ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो जो गंध आती है वो ग्लिसरॉल की नहीं होती है, वो ब्यूटारिक एसिड की गंध आती है। इसी प्रकार से कई हैं, आपको यही दो बताएंगे और यही दोनों लगभग मेन भी रहती है। इसके साथ साथ चूँकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेरा बताने का मुख्य ध्येय ये था कि आपका जब वसीय
अम्ल चलेगा, स्ट्रक्चर चलेगा। तो सेम यही चीज़ें हाइड्रोलाइसिस, सपोनिफिकेशन, आपका रेसिडिटी, ये सारी चीज़ें, हाइड्रोजनीकरण, यही सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो उन्हीं के साथ किस प्रकार से क्रिया होती है, इस चीज़ को हम देखते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, जान लीजिए। कोशिश यही रही है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके नोट्स भी भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।